देखो लास्ट क्लास में हमने जो है फर्मी डिराक वितरण फलन की सहायता से यह पता किया था कि जो कोई भी एनर्जी स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा या किसी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित जो परमाणु उसके अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी स्टेट में हो सकता है या किस एनर्जी स्टेट में नहीं हो सकता है, उसके लिए हमने फर्मी एनर्जी के आधार के ऊपर दो ग्राफ बनाए थे तथा ये पता किया था कि जब एनर्जी का मान फर्मी एनर्जी से किसी स्टेट की एनर्जी का मान फर्मी एनर्जी से कम हो तो उस कंडीशन में तो उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, लेकिन उससे अधिक एनर्जी के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। तो कुल मिला के जो फर्मी एनर्जी स्टेट था उसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो ये ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा या फिर ये ऊर्जा स्तर जो होता है इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए वो सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है जहां तक इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में रहता है। मतलब इससे अधिकतम आप इससे ऊपर वाले स्टेट में जाओगे, इससे अधिक ऊर्जा वाले स्टेट में जाओगे ना तो उसके बजाय उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्मी एनर्जी स्टेट होता है या फर्मी ऊर्जा स्तर जो होता है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो समझ लेना वो ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिकतम ऊर्जा होगी, उससे अधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास में नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर उससे भी अधिक उसको ऊर्जा चाहिए तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा या हीट कर गर्म करके उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिससे वो क्या करेगा अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कर सकता है, फर्मी ऊर्जा स्तर से बाहर जाके फ्रीली वो क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो पढ़ लिया था कि किस स्टेट में या कौन सी स्टेट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते और एक्साइटेड कंडीशन कब होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आज की क्लास में हम जब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि जो आपने फर्मी एनर्जी लिखी ईएफ, सिर्फ ईएफ का आप यूज करें तो उस ईएफ का फॉर्मूला क्या है, उसके व्यंजक का क्या मान है। मतलब आप देखोगे ना कोई भी आपके पास में पदार्थ है जैसे कि सोडियम, आपने धातु के अंदर सोडियम ले लिया या फिर और भी चांदी सोना वगैरह कोई भी किसी टाइप का आप ले लो, तो उन सबके लिए भी अगर आपको फर्मी एनर्जी का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपको उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो आपको अगर एनर्जी के बारे में पूछ लेगा तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसकी एनर्जी को ज्ञात कर सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं। फर्मी ऊर्जा के लिए देखो नॉर्मली आप देखोगे तो कोई भी आपके पास वह धातु है, उस धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली मोशन करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो जिन अवस्थाओं के अंदर ये उपस्थित होते हैं ना, जिन एनर्जी स्टेट में ये उपस्थित होते हैं, क्योंकि अब ये फ्रीली मोशन कर रहे हैं तो ये तीनों डायरेक्शन में कहीं पर भी मोशन कर सकते हैं। तो थ्री डायमेंशनल रूप से इनकी किसी एनर्जी स्टेट में अवस्था को जो प्रदर्शित किया जाता है जिन क्वांटम संख्याओं के द्वारा, वो क्वांटम संख्या कौन सी होती है, nx ny और nz होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मोशन कर सकता है तो उस कंडीशन के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या ज्ञात करनी है, फर्मी एनर्जी ज्ञात करनी है। तो आपको मालूम है कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी सॉलिड है तो वो क्या होगा, कोई भी ठोस पदार्थ वो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है किसी भी परमाणु धातु की, मतलब अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अलग अलग आपके पास में धातु होते हैं। तो आप क्या करो कि कोई भी आपका क्या ले लिया, एक धातु लिया, ठीक है, मेटल लिया, उस मेटल का आपने क्या कर दिया, हमने कोई भी एक उसकी क्या ले ली, मान लो कि उसके पास में कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्योंकि मेटल है तो उस मेटल सॉलिड है, मेटल के रूप में वो कैसा है, सॉलिड मेटल। तो उस कंडीशन में आप देखो सॉलिड मेटल की कंडीशन में या ठोस धातु की कंडीशन में आप देखो उसके पास में कैसी होगी, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होगी। तो हमने उस ठोस क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर ठोस धातु के अंदर हमने क्या ले ली, उसकी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर ले ली, और उस क्रिस्टल की अगर हम लंबाई या क्या ले लें, Lx, Ly और Lz लेते हैं। अब देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको मालूम है हमेशा क्यूबिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, मतलब घना भी हो सकता है और घन भी हो सकता है। मान लो कि ये लेंथ जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सारा के सारे मतलब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास में वो क्या है, पूरी पूरी क्यूबिक रूप के अंदर या घनाभ रूप के अंदर पूरी पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी। लेकिन इस रूप में अगर आप इस एनर्जी को ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन मान लेते हैं कि जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है वो कैसी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है, घनीय क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसकी लंबाई सारी क्या हो जाएगी,
घनीय क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ओनली फॉर ओनली एक घनीय कोशिका का यूज करते हैं। अगर उस एक कोशिका के लिए हम एनर्जी ज्ञात कर लेते हैं तो बाकी वाले सारी की संख्या का मल्टीप्लिकेशन इस एक क्रिस्टल की, इस घनीय एक क्रिस्टल की ऊर्जा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें टोटल अवस्थाओं के बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में भी हमें क्या होगा, पता चल जाएगा। अब देखो, मान लो कि आपने जो घनीय क्रिस्टल लिया, उस घनीय क्रिस्टल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो भी है आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा है, गति करता है। ठीक, ये उस क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल कैसा, घनीय क्रिस्टल में आप मान लो इस तरीके से कोई भी आपके पास घनीय क्रिस्टल है, इस घनीय क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीली तीनों थ्री डायमेंशन में कहीं पर भी ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। लेकिन इस मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रतिबंध ये भी होता है कि इस क्रिस्टल के परतों के ऊपर है ना, बाहर की साइड में इनके सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का मान या विभव का मान क्या होता है, विभव रोधिका का मान इनफाइनाइट। विभव रोधिका बोलो, या फिर आप ये कह सकते हो कि क्रिस्टल के अंदर जिस बॉन्ड के साथ में ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, उस बॉन्ड की एनर्जी का मान इतना अधिक है कि जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर रहा है, उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो क्या कर सके, इस विद्युत रोधिका को या इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को ये क्या करे, पार करके बाहर चल जा सके। तो अब देखो, इसके चारों पोटेंशियल का मान क्या काफी अधिक है, मान लो कि इनफाइनाइट है, तो उस कंडीशन में बॉक्स एक कैसा बॉक्स हो गया, जिसके चारों ओर पोटेंशियल का मान कैसा है, तीनों डायरेक्शन के अंदर इनफाइनाइट है। तो ये बॉक्स जो होगा इस इलेक्ट्रॉन की गति के लिए कैसा बॉक्स होगा, अनंत विभव का त्रिविमीय कूद हो जाएगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, त्रिविमीय अनंत विभव कूद भी बोल सकते हो, थ्री डायमेंशनल बॉक्स की भांति भी इसको प्रदर्शित कर सकते हो। क्योंकि आपको मालूम होगा वन डायमेंशनल बॉक्स में क्या होता है, उसके पास एक पर्टिकुलर लेंथ के सापेक्ष क्या होता है, अनंत पोटेंशियल होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम थ्री डायमेंशन के अंदर ले तो थ्री डायमेंशनल जो बॉक्स होता है इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए, वो क्या होता है, इस टाइप में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो इसके चारों ओर जितने भी इसके तीनों अक्षेश के रेस्पेक्ट में जो आप ले रहे हो लेंथ, उस लेंथ के ऊपर आपके पास में पोटेंशियल का मान कैसा है, इनफाइनाइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर रोटेशन करेगा, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर रोटेशन करेगा इस घन में, तो वो रोटेशन में गति करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चार तीनों दिशाओं में जाएगा। लेकिन जैसे ही उन तीनों दिशाओं के अंदर जो एक फिक्स लेंथ के पश्चात आपकी जो दीवार आएगी इसकी परत की थ्री डायमेंशन बॉक्स की, उस बॉक्स की दीवार के ऊपर क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा, जिससे कि वापस क्या होगा, इससे टकराकर वापस अंदर की तरफ गति करेगा, मतलब ये इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ये नहीं बोला गया कि जो मेटल है वो कैसा है, डाई है मेटल, आपको मालूम है ये नहीं बोला गया कि आपके पास में जो मॉलिक्यूल है या फिर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना, जब ये थ्री डायमेंशनल बॉक्स में मोशन करता है ना, तो उस कंडीशन में इसके पास में स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होती है, इसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसके पास वो कितना होता है, 3। कारण क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होने का कारण ये है क्योंकि मेटल है, तो मेटल आपके पास में कैसा होगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा हो या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा हो सेकंड ईयर में, तो आपको ये पता होगा कि जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास ओनली फॉर ओनली स्थानांतरण गति होती है, और स्थानांतरण गति है मॉलिक्यूल के पास, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी जो है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसके पास में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटियां क्या होगी, 3 होगी। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम इस स्वतंत्रता कोटियां 3 वाले इलेक्ट्रॉन की इस थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के अंदर इसकी गति को पढ़ेंगे, तो उस गति को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक पोटेंशियल, इस पोटेंशियल या इस फंक्शन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन की गति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेव फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जब भी ऐसे पार्टिकल गति करते हैं तो आपको मालूम है इन पार्टिकल से रिलेटेड एक क्या होता है, गति के दौरान इनसे एक वेव फंक्शन जनरेट होता है या एक तरंग जनरेट होती है। उसी तरंग के साथ साथ इनकी एनर्जी, इनकी मोमेंटम, इनकी वेलोसिटी, इनकी पोजीशन की एवरी वैल्यू सब किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, क्वांटम मैकेनिकली
इनके सापेक्ष जो प्रोड्यूस होने वाली या इन इलेक्ट्रॉन या इन कणों से संप्रत गति से संप्रत जो तरंग फलन होता है उसकी सहायता से गति करते हैं। अब देखो ये 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर गति कर रहा है, तो 3 डायमेंशनल बॉक्स जो होता है उसके अंदर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन से संबंधित या संप्रत जो स्टेबिलिटी कंडीशन के अंदर जो तरंग फलन होता है वो sin x y जो दिया जाता है किससे दिया जाता है, sin kx sin ky y sin kz z से क्या दिया जाता है, इस वेव फंक्शन को दिया जाता है। देखो अगर आपके 3 डायमेंशनल बॉक्स का वेव फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ होगा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में ओनली फॉर ओनली आप a sin kx लिखते हो और 2 डायमेंशन में आप a sin kx ky के रूप में लिखोगे। 3 डायमेंशन के अंदर क्या होगा, ये तीसरी kz की टर्म आ जाएगी। एक ध्यान रखना पोटेंशियल और वेव फंक्शन में डिफरेंस सिर्फ इतना से होता है कि जो पोटेंशियल होता है उसमें तीनों डायमेंशन की एनर्जी जुड़ती है अलग अलग, पर वेव फंक्शन में वही की वही चीज क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में वेव फंक्शन को तीनों डायरेक्शन में लिखा जाता है। अब देखो ये क्या है, इसका 3 डायमेंशन की बॉक्स की कंडीशन के अंदर इसका क्या है, वेव फंक्शन है। अब देखो अब इसकी कंडीशन क्या है, इसके ऊपर शर्तें क्या लगेगी इस वेव फंक्शन के लिए, क्योंकि देखो आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सेकंड यूनिट पढ़ी हो सेकंड ईयर के अंदर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले चैप्टर के अंदर कि कोई भी वेव पार्टिकल है अगर वो गति करता है तो उस गति करते हुए पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव होती है। स्थिर अवस्था में उसके पास में किसी प्रकार का कोई भी वेग अगर उस स्थिर अवस्था के अंदर बोल सकते हो या जिस जगह पर उसके पास में किसी प्रकार के वेलोसिटी को शो नहीं किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड उसका कोई तरंग फलन नहीं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स के अंदर गति तो कर रहा है, बॉक्स के अंदर गति कर रहा है तो उस समय तो वेव फंक्शन आपको प्राप्त होगा, लेकिन बॉक्स के बाद इसकी कोई गति है ही नहीं। जब बॉक्स के बाद इसकी कोई गति नहीं है तो उसके पास में वेव फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0। और वैसे भी अगर आपको अगर पोटेंशियल और वेव फंक्शन के लिए अगर प्रतिबंध के बारे में मालूम हो तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि उनकी प्रतिबंध में ये साफ साफ बोला गया है कि जिस जगह पे पोटेंशियल का मान बहुत ज्यादा हो, मैक्सिमम या इनफाइनाइट रहता है, उस जगह पे वेव फंक्शन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखो इसके लिए प्रतिबंध क्या होना है, फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन क्या मान होगी इसके लिए, x बराबर 0 2 तथा x बराबर 1 तो l, y बराबर 0 तथा y बराबर l, z बराबर 0 तथा z बराबर l। इन तीनों ही जगह पर पोटेंशियल का मान क्या है, इनफाइनाइट। पोटेंशियल इनफाइनाइट है उस कंडीशन में sin x y z इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 कौन सी कंडीशन होगा, जब इसके अंदर ये तीनों फंक्शन का मान क्या हो जाए, 0। अदरवाइज ये वाला फंक्शन कभी भी क्या है, 0 नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में अगर ये वेव फंक्शन 0 है तो इसका मतलब इसके अंदर sin kx sin ky sin kz इन तीनों का मान भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां से sin kx x इसको क्या लिख सकते हो, 0। और sin का फंक्शन 0 कब होता है, जब इसका मान kx का मान किसके बराबर हो जाएगा, n पाई nx पाई के बराबर हो जाएगा, पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन के अंदर। मतलब n पाई के ऊपर क्या होता है, sin का फंक्शन 0 होता है और n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, इंटीजर वैल्यू के ऊपर वेव फंक्शन का मान क्या होता है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई एंगल के ऊपर आपके या फिर रेडियंट के ऊपर आपके जो साइन होता है उसका मान क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहां से kx बराबर क्या आ गया, nx पाई आ गया। x का मान हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे या तो 0 यूज कर सकते हैं या फिर l यूज कर सकते हैं। जो जिस दिशा में तरंग संचरण हो रही है x डायरेक्शन में, उस दिशा में अगर x का मान हम l ले तो kx का मान क्या आ जाएगा, nx पाई अपॉन l। इसी तरीके से ky का मान क्या आ जाएगा, ny पाई अपॉन l। इसी तरीके से kz का मान क्या आ जाएगा, nz पाई अपॉन l आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आपको तरंग संचरण नियतांक के बारे में पता चल गया।
जब तरंग संचरण नियतांक के बारे में पता चल गया तो उस कंडीशन में जो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर गति कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा का मान जो होगा वो किसके बराबर है? तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्योंकि देखो बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगी। इसलिए ऊर्जा का उस बॉक्स के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की ये क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये एनर्जी E बराबर आपकी क्या आ जाएगी, p², ठीक है। और P होता किसके बराबर है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से h/λ के मल्टीप्लाई करो 2 पाई से ऊपर और 2 पाई से नीचे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, h कट k के बराबर आ जाएगा। तो यहां से ये एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा आपकी, क्वांटम मैकेनिक hk² 2a के बराबर आ गया। अब देखो k का मान क्या होगा, तीनों डायमेंशन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे k जो है वो तरंग संचरण नियतांक है जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेटेड तरंग संचरण नियतांक को प्रदर्शित करता है। तो इसका मान क्या होगा, तीनों डायरेक्शन के अंदर जो इसके 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर के रूप में जैसे पोजीशन वेक्टर को लिखते वैसे ही जो है वेव वेक्टर को भी क्या किया जाएगा, उसकी तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ से इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, बराबर h कट का स्क्वायर अपॉन 2m kx² प्लस ky² प्लस kz² लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर दो, kx ky kz का मान रख दोगे तो एनर्जी E बराबर क्या आ जाएगी आपकी, h² अपॉन 8 पाई² m इनटू nx² प्लस ny² प्लस nz² अपॉन l² इनटू पाई² से ये पाई² गया तो E बराबर आपकी क्या आ जाएगा, h² अपॉन 8ml nx² plus ny² plus nz is equal to h² upon 8ml² r², जहां पे r² किसके बराबर है, nx² ny² nz² के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये क्या है, किसी एक एनर्जी स्टेट को ज्ञात करने के लिए कोई भी आपके पास में अवस्था है, ऊर्जा अवस्था है, एक ऊर्जा अवस्था को ज्ञात करने के लिए ये क्या है, उस एनर्जी का मान है, मतलब उसका किसी भी एनर्जी स्टेट की एनर्जी ज्ञात करनी है उसके लिए ये उस एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे आप देखो ना nx ny nz आ रहा है, ये nx ny nz किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये nx ny z का जो समूह है, ये nx ny z का समुच्चय जो होगा वो आपको क्या करेगा, एक ऊर्जा अवस्था को क्या करता है, ये जो nx ny z के जितने भी आपके आसपास में समुच्चय बनेंगे, जैसे कि आप मान लो कि 1 1 1 करके बन गया 1 2 1 या फिर 1 2 1 1 ऐसे करके 1 1 2, ये सारे क्या होंगे, अलग अलग एनर्जी स्टेट के लिए क्या होंगे, इनके मान होंगे। तो यहाँ पे जो इनकी वैल्यू मिलेगी ना, वो एनर्जी स्टेट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक समुच्चय होगा nx ny z का, जहां से nx ny z की जो अलग अलग वैल्यू होगी उसके आधार के ऊपर आपको क्या मिलेगा, किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग एनर्जी स्टेट्स प्राप्त होंगे, और ये एनर्जी स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके क्या होगा, उपस्थित होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो कि ये एनर्जी आपने क्या करी, पर्टिकुलर किसी भी एनर्जी स्टेट में आपने इसका मान दिया, कोई भी पार्टिकल किस एनर्जी स्टेट में या कोई भी इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट में होगा उसको तो इसे फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद एनर्जी का अधिकतम मान किस जगह पे होगा, एनर्जी का अधिकतम मान मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का आप क्या बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये तो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी नहीं है, अगर हम ऊर्जा का कौन सा मान लें, तो देखिए यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की क्या ले, ऊर्जा का अधिकतम मान या फिर आप कह सकते हो हम अधिकतम एनर्जी को ले,
ऊर्जा के सबसे अधिकतम मान को ले, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? फर्मी एनर्जी स्तर की, फर्मी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर होती है। तो हम अधिकतम ऊर्जा को किससे बदल से करेंगे? E ऑफ f से बदल से करेंगे। और E ऑफ f का अधिकतम मान हमें किस के ऊपर बेस मिलेगा? आप देखो इस फॉर्मूले में देखोगे ना, ये तीनों वैल्यू तो ये वाला जो टर्म है ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम मान मिलेगा वो इस r स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर हमको क्या मिलेगी? एनर्जी का सबसे मैक्सिमम मान मिलेगा या फर्मी ऊर्जा स्तर के मैक्सिमम मान के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर इनटू r स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो आपको क्या करनी है? मैक्सिमम एनर्जी स्टेट या अवस्थाओं की संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा। जब उसकी अवस्थाओं को आप ज्ञात कर लोगे या उनकी अवस्थाओं के अंदर जो क्वांटम संख्या उनको पता करोगे, तभी आपको क्या मिलेगी? फर्मी एनर्जी के बारे में पता चलेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, क्या इसके अंदर आगे की तरफ हम क्या कर लेते हैं? एक आर स्क्वायर 0 से लेके आर स्क्वायर मैक्सिमम तक के गोले का एक निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल के अंदर हम क्या करते हैं? 0 से लेके आर मैक्सिमम रेडियस के एक गोले का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर आप देखोगे ना अलग अलग स्टेट या जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको इसके अंदर उनकी अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखो आप जब यूज करते हो कोई भी क्रिस्टल के अंदर एटॉम का भी यूज करते हो, तो उस एटॉम का भी आप कितने भाग का यूज करते हो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 1/8 पार्ट यूज करते हो, और 1/8 पार्ट से आपको क्या मिलता है? उसके अंदर 1/8 करके आपको क्या मिलती है? टोटल पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपको कॉर्नर वाले एटम से क्या मिलता है? ओनली फॉर ओनली एक एटम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम इस आर मैक्सिमम एरिया के गोले का निर्माण करते हैं, तो आपको ध्यान रखना थ्योरेटिकली कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आर मैक्सिमम रेडियस का जो गोला होता है उसमें इसकी रेडियस कहां से कहां तक है? 0 से लेके आर मैक्सिमम तक है। इस 0 से लेके आर मैक्सिमम की वैल्यू तक या इस रेडियस के अंदर आपको क्या है? इस गोले के 1/8 भाग आयतन में जितनी आपके पास में पॉसिबल स्टेट होगी फर्मी एनर्जी के लिए, या फिर आप बोल सकते हो किसी धातु के लिए, जितनी संभव अवस्था है वो क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। मतलब आप अगर इस गोले को आर मैक्सिमम 0 से लेकर आर मैक्सिमम तक का जब गोला बनाओगे ना, तो उस कंडीशन में आपको nx ny nz के जो पॉसिबल मान है जहां से आपको क्या मिलेगी? मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त हो, या फिर आपको क्या फर्मी एनर्जी का मान पता चले, उसके लिए जितनी एनर्जी स्टेट चाहिए ना, वो इस गोले के वॉल्यूम के कितने 1/8 पार्ट के अंदर आपको nx ny z की वो धनात्मक वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जिससे आपको क्या मिले? फर्मी एनर्जी स्टेट तक की एनर्जी अवस्था ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या या ऊर्जा अवस्थाओं की प्राप्ति हो जाती है। मतलब यहाँ तक आपको क्या मिल जाएंगे? nx ny nz के सभी मान्य धनात्मक मानों का क्या पता चल जाएगा? का की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान एक पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 1/8 पार्ट जो होगा ना, उसी से आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी संभव ऊर्जा अवस्थाएं हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उस कंडीशन में गोले के वॉल्यूम को अगर आप लिखोगे, तो उस वॉल्यूम का क्या मान होगा? आप देखो, आपके पास में आर मैक्सिमम रेडियस का गोला था, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब मैक्सिमम। और फर्मी एनर्जी वाला जो फॉर्मूला था या अधिकतम ऊर्जा वाला फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अंदर आपकी EF किसके बराबर था? h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर इनटू r स्क्वायर मैक्सिमम आना था। तो यहां से r मैक्सिमम बराबर आपकी क्या आ जाएगा? EF
O डॉट एट एम एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की पावर 1/2। इस मान को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके पास में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 पाई कोष्टक में ई एफ डॉट 8 एम एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर ये मान है। अब देखो, अब हमें जो मान्य ऊर्जा अवस्था है या अलाउड स्टेट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसकी संख्या इस गोले के एडी से कितने, इस गोले के वॉल्यूम में कितने भाग के बराबर, 1/8 पार्ट के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा, 1/8 इंटू v के बराबर होगा। तो यहां से 1/8 इंटू v का मान क्या है, 4/3 पाई कोष्टक में ई एफ डॉट 8 एम एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर है ये मान। ठीक है, अब देखो ये मान इसके बराबर हो गया। अब यहां से ये लो, तो यहां से आपको जो नंबर ऑफ स्टेट्स है उसका मान क्या आ गया आपके पास में, नंबर ऑफ स्टेट्स का मान, नंबर ऑफ स्टेट्स का मान आ गया आपके पास में 5/6 कोष्टक में आपके क्या आ जाएगा 8 एम एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई एफ की पावर 3/2 आ गया। अब देखो ये तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स की संख्या पता चली है। आपने जो एक क्रिस्टल या एक घन लिया, उस एक घन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोशन के कारण जो उसकी जितनी भी एनर्जी स्टेट्स होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में, क्योंकि जितनी एक इलेक्ट्रॉन की होगी बाकी वाले इलेक्ट्रॉन की वैसी की वैसी एनर्जी स्टेट्स होगी। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास में जो क्रिस्टल होगा उसको आप उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको आप जिन नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर जिन ऊर्जा अवस्था में भरोगे उन ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। इस फॉर्मूले से उन ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हो। दूसरी अगर मान लो यदि आपके पास में क्या है, धातु में टोटली n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो भरी हुई अवस्था की संख्या क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कैसा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फर्मियन बोलते हैं। ठीक है ना, अब मान लो अगर फर्मियन है तो आपको मालूम है मैक्सिमम से मैक्सिमम एक एनर्जी स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें, एक स्टेट में। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, n/2 स्टेट्स के अंदर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है इसके, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास में टोटल n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या क्या होगी, इसकी आधी होगी, इससे बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, एक एनर्जी स्टेट में डाल सकते हो विपरीत स्पिन वालों को। तो यहाँ पे आपको एनर्जी स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी प्राप्त होगी, n/2, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितनी है 5/6 8 ml स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e f की पावर 3/2। इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों ही नंबर ऑफ स्टेट्स को बता दिए। यहाँ से ये n/2 इक्वल्स टू आपने क्या आ जाएगा 5/6 8 ml स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e f की पावर 3/2। अब आप क्या करो, इसमें e f को दूसरी तरफ ले आओ, तो e f की पावर 3/2 इसका तो क्या होगा आपके पास में n/2 इंटू 6 पाई इंटू h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से ये 3 बार कटा। तो अब देखो अब आप देखो इसके
पावर 3/2 बराबर क्या आ गया n/2 n 6 अपॉन पाई h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर आ गया। अब EF के ऊपर से इस 3/2 पावर को हटा दें तो EF बराबर आपके क्या आ जाएगा 3n अपॉन पाई की पावर 2/3 डॉट मल्टीप्लाई आपके आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर को इसके अंदर लिखोगे इस 3n पाई के अंदर तो पावर क्या लग जाएगी n के ऊपर सॉरी n के ऊपर 3n पाई n क्यूब की पावर 2/3 h स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये n अपॉन l क्यूब ये n अपॉन l क्यूब किसको प्रदर्शित कर रहा है ये n अपॉन l क्यूब ये क्या कर रहा है प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपको जानना है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको अगर स्मॉल n से प्रदर्शित करें तो एनर्जी फर्मी एनर्जी बराबर क्या ये बराबर क्या आ जाएगा 3 अपॉन पाई n की पावर 2/3 h स्क्वायर यहाँ से अभी l स्क्वायर हट जाएगा अपॉन 8 m आ जाएगा। ये आपकी क्या है फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो इसे और अगर आगे न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में चेंज करोगे तो आप नए किसको इलेक्ट्रॉन के लिए इस एनर्जी का मान ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ से h का मान आप क्या लिख सकते हो 6.62 × 10⁻⁻³ जूल सेकंड। m का मान क्या आ जाएगा 9.1 × 10⁻⁻31 kg। पाई आप क्या यूज कर रहे हो 3.14। अब इन तीनों मानों को आप किसमें रखो इस इक्वेशन के अंदर रखो तो EF बराबर आप क्या लिखोगे h की जगह पे 6.62 × 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 8 × 9.1 × 10⁻⁻34 और मल्टीप्लाई में आप क्या लिखो 3 की पावर 2/3 अपॉन मल्टीप्लाई नीचे आपके क्या आएगा 3.14 की पावर 2/3 इनटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके n की पावर 2/3। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर आती है ये बराबर 5.838 into 10 to the power minus की 38 10 की पावर 3। ये आपकी क्या आ जाएगी जूल के अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब इसको आपको किसके रूप में लिखना है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में इस एनर्जी को लिखना है तो इसको किससे डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
9.65 into 10 to the power minus 8 into 10 की पावर 2 by 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये एनर्जी आ जाएगी। तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या पता कर सकते हो, किसी भी कोई भी मेटल है आपके पास में जिसका मान, जिसके अंदर आपको क्या मालूम हो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम हो, किसी पर्टिकुलर आयतन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, उस आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम हो उस एटम मेटल के लिए, तो आप उस मेटल के लिए क्या कर सकते हो, फर्मी ऊर्जा का मान इस फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। और इस फॉर्मूले की सहायता से अगर आप 1.6 × 10⁻⁹ का डिवाइडेशन नहीं करते हो तो किसके रूप में, जूल के रूप में भी इस ऊर्जा का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।